मेरा नाम राजवीर है। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और मेरा संबंध दिल्ली शहर के एक बड़े अखबार से है। मेरा काम का हिसाब ऐसा है कि मुझे दिल्ली शहर की गली गली, कूचे कूचे में फिरकर खबर ढूंढनी होती है और पूरी ईमानदारी से इस खबर को लोगों तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही एक दिन शाम को मैं थका हारा अपने घर के रास्ते पर जा रहा था, जब रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ने मुझे धोखा दे दिया और वह बीच सड़क पर ही बंद हो गई। बाइक को किक मार मार कर मेरे पैरों में दर्द हो गया था, लेकिन बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तंग आकर मैंने बाइक को घसीटते हुए सड़क के किनारे लगाया और उतरकर देखने लगा कि क्या दिक्कत हुई है। मुझे रुके 2 मिनट भी नहीं हुए थे, एक बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत सी लड़की मेरे करीब चली आई। अंधेरा हो चुका था, शायद रात के 8-9 बज रहे थे। मैं इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को अकेला देखकर हैरान हुआ, क्योंकि सड़क काफी सुनसान थी। मैं अपनी परेशानी भूलकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। वह मुझे बिल्कुल मेरी बहन रीमा जैसी लग रही थी। मेरी बहन की उम्र 16 से 17 साल के करीब थी और वह लड़की भी मुझे इतनी ही बड़ी नजर आ रही थी। पहले मुझे लगा शायद वह कोई मांगने वाली है, लेकिन उसका हुलिया भिखारियों जैसा नहीं था। अचानक ही वह मेरे करीब आई और आहिस्ता से मुझसे ऐसे बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की रात के इस समय सड़क पर मुझसे ऐसी बात भी कह सकती है। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह तुम किस तरह की बात कर रही हो? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करो। वह लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, जरूरतों का संबंध उम्र से नहीं होता, पैदा होते ही इंसान के साथ पेट लग जाता है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। वह बिना किसी डर के मेरे साथ कुछ घंटे गुजारने की बात कर रही थी और उसके बदले मुझसे कुछ पैसे चाहती थी। मैंने उससे इसका नाम पूछा तो कहने लगी, हम जैसी लड़कियों का कोई नाम नहीं होता, लोग हमें जिस्म बेचने वाली कहते हैं। इसके लहजे में इस कदर तल्खी थी कि मुझे उसके शब्दों की कड़वाहट तक महसूस हो रही थी। क्योंकि पेशे से मैं एक पत्रकार था, इसलिए आए दिन ऐसी औरतों से मेरा वास्ता पड़ता ही रहता था। लेकिन ना जाने क्यों यह लड़की मुझे दूसरी जिस्म बेचने वाली औरतों से बहुत ही अलग नजर आई थी। के अंदाज में कोई धुर्दता नहीं थी, बल्कि बहुत सादगी थी। वह मुझसे पूछ रही थी, साहब ले चलोगे क्या? सुबह से भूखी हूँ और अब मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई और मैं यह सोचने लगा कि मेरे पास कल के लिए कोई खबर नहीं है और यकीनन मुझे यहाँ से खबर मिलने वाली है। अपनी नौकरी के 15 साल के तजुर्बे में मैं यह बात अच्छी तरह जान गया था कि खबर कब, कैसे और कहाँ से मिलती है। और मैं जो कुछ उस लड़की की आंखों में देख रहा था, उसके पीछे यकीनन कोई बड़ी कहानी थी जो अब तक छुपी हुई थी। आज की रात मुझे उस कहानी को अपनी कल की खबर बनानी थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने उसको पीछे बैठने का इशारा किया था। वह मेरी कमर के साथ लगकर बैठ गई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं एक दिन शादीशुदा मर्द था और मैं नहीं चाहता था कि रात के इस पहर जज्बात में बहकर मैं एक कम उम्र लड़की से कोई संबंध बनाऊं और कोई पाप कर बैठूं। मैंने उसे थोड़ा पीछे हटकर बैठने को कह दिया और फिर उसे बैठाकर सीधा अपने ऑफिस लौट आया, जहां मेरा छोटा सा कमरा था। मेरे साथ सोफे पर बैठते ही वह कहने लगी, साहब ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करना, मैं कम उम्र हूँ इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। ना जाने उसके साथ किसने कितनी जबरदस्ती की थी, जो पहले से ही मुझे समझा रही थी। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। वह अपने कपड़े निकालने लगी। मैंने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वह हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें यह किसी और वजह से लाया हूँ। मेरी बात सुनकर वह सहम गई। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं बस तुमसे तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ और उसके बाद तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा और तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, साहब मेरी कहानी से आपको क्या मतलब है? आप मेरी बर्बादी की कहानी सुनकर पैसे क्यों देंगे? मैंने उसे बता दिया कि मैं उसकी कहानी क्यों सुनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसे सुकून हो गया
और फिर जो कहानी उसने मुझे सुनाई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यह कहानी मैं आपको इसी की जुबानी सुना रहा हूँ। मेरा नाम पूनम है और मेरी उम्र 17 साल है और इस तरह सड़क के किनारे खड़े होकर अपने ही जिस्म की कीमत लगाते लगाते 1 साल गुजर चुका है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझ जैसी शरीफ लड़की इस तरह सड़कों पर अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगी। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरे पिता को छोड़कर एक दूसरे मर्द से शादी कर ली। मैं अपनी माँ के साथ ही अपने सौतेले बाप के पास चली आई थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी जो मैं हमेशा महसूस करती थी कि लोग हमेशा मेरी माँ से अजीब अजीब तरह के सवाल करते थे और हर महफिल में मेरी माँ की पीठ पीछे बात किया करते थे। हर मिलने वाला मेरी माँ से पूछता कि मेरी माँ ने इतनी मोहब्बत करने वाले पति को क्यों छोड़ दिया है, क्यों मेरी माँ ने एक आम से आदमी से शादी कर ली जबकि वह खुद बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई मेरी माँ की पीठ पीछे मेरी माँ को बेवफा कहता, जिसमें एक मोहब्बत करने वाले अमीर पति को छोड़कर एक मामूली से शक्ल वाले गरीब आदमी से शादी की थी। मैं 15 साल की हुई तो अपनी उम्र के साथ साथ मैं जवान भी होने लगी थी और खूबसूरत भी नजर आने लगी। तभी एक शादी के मौके पर माँ की एक जानने वाली कहने लगी, इतनी खूबसूरत बेटी के सर पर सौतेले बाप लाने की क्या जरूरत थी, अपने ही पति के साथ गुजारा करती तो तेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहता। लोगों की बातें हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिलो दिमाग में बैठती चली गई और मुझे यकीन हो गया कि मेरा सौतेला बाप कभी मेरे सगे बाप की जगह नहीं ले सकता और ना ही उसकी मौजूदगी मेरे लिए सही साबित हो सकती है। मुझे अपने सौतेले बाप से नफरत महसूस होने लगी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी क्योंकि मैं हूबहू अपने सगे बाप की तरह थी, जबकि मेरा सौतेला बाप एक सांवले से रंग वाला एक मामूली सा इंसान था। मेरे सौतेले बाप के पास तो एक अच्छी नौकरी तक नहीं थी, मगर मैं जान ही नहीं पाई थी कि क्यों मेरी माँ ने मेरे बाबा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। मैंने अपनी माँ के मुंह से कभी भी अपने पिता की बुराई नहीं सुनी थी, ना ही वह उनके खिलाफ लोगों के सामने कुछ कहती थी। तो फिर यकीनन मेरी माँ की ही कोई गलती थी जो उन्होंने मेरे बाबा को छोड़कर एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे कोई दूसरी नजर देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरा सौतेला बाप मेरे करीब आता तो मुझे उसके वजूद से घिन आती और लोगों की बातें सुनते सुनते मुझे अपनी माँ से भी नफरत होने लगी थी, जिसने मेरे भविष्य का सोचे बगैर ही दूसरी शादी रचा ली थी। मैं शादियों में जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि हर पार्टी में ही मेरी माँ की दूसरी शादी विषय बन जाती और हर कोई मेरी माँ की अक्ल पर मातम करता। माँ की दूसरी शादी मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ गया था। मैं स्कूल भी जाती तो हर कोई मुझसे मेरे सौतेले बाप के बारे में सवाल करने लगता। मुझे पढ़ाई से भी नफरत हो गई थी और फिर 15-16 साल की कच्ची उम्र में मेरी जिंदगी में अमित आया, जिसने आकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अमित 20 साल का एक जवान और खूबसूरत लड़का था जो मेरे स्कूल की सहेली का भाई था और वह मेरी सहेली को छुट्टी के समय लेने आता था और वही हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। एक दिन मेरी सहेली को स्कूल से निकलने में वक्त लग गया और इतनी ही देर में अमित ने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया और मुझे मिलने के लिए पार्क में बुला लिया और कहा कि वहाँ मेरा बेसब्री से इंतजार करेगा। 15-16 साल की उम्र इन बातों के लिए बहुत ही छोटी होती है, लेकिन गुजरे कुछ सालों में मैं जिस तरह के माहौल को बर्दाश्त करती आई थी, मुझे ऐसा लगा कि अमित की मोहब्बत मेरी जिंदगी में सुकून के रंग भर देगी। अमित हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उसने मुझे मुलाकात के लिए एक पार्क में बुलाया था। मेरे लिए घर से निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ को अपने पति से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो वहाँ मुझ पर कोई पाबंदी लगाती, लेकिन माँ ने यह दूरी भी मेरे ही रवैये की वजह से अपनाई थी। मैं हर बात पर माँ को झटक दिया करती थी। मुझे उनसे इस बात से शिकवा था कि उन्होंने मुझे मेरे सगे बाप से क्यों जुदा किया, लेकिन यह बात कभी मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकी। मैं सबसे छुपकर अमित से मिलने के लिए शाम के वक्त पार्क चली गई। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वह मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उसने बहुत बेताबी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अमित की मोहब्बत मेरे लिए ऐसी थी जैसे सालों से बंजर पड़ी जमीन पर बारिश की बूंदें। अमित मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़कर मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मैं उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करती चली गई। हम दोनों की मोहब्बत का यह सिलसिला इसी तरह चल निकला। मैं रोज ही घर से निकलकर किसी न किसी तरह अमित से मिलने के लिए पहुंच जाती। हर गुजरते दिन के साथ उसके जज्बात बढ़ते ही चले जा रहे थे।
और वह मेरे साथ अकेले में वक्त गुजारने की ख्वाहिश करने लगा था। उसकी जिद बढ़ती जा रही थी और फिर एक रात वह मुझसे मिलने के लिए मेरे घर चला आया। मैं छत पर बने छोटे से कमरे में ही रहती थी क्योंकि मुझे अपने दूसरे बाप के साथ रहना गवारा नहीं था और यह बात अमित को पता थी। ना जाने वह किस तरह छत पर चढ़कर आ गया था। रात के उस समय मैं उसे देखकर परेशान हो गई थी। अमित ने फौरन ही मुझे अपनी बाहों में भरा और बिस्तर पर गिरा दिया और उसके बाद मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। मैं भी नई नई जवान हो रही थी, मेरे अंदर भी जज्बात का तूफान छुपा हुआ था। अमित के साथ ने मुझे भी बहका दिया और देखते ही देखते हम दोनों हर हद पार करते चले गए। 16 साल की उम्र में ही मैंने मोहब्बत के नाम पर अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अमित को तो हर रात ही मेरे साथ गुजारने की तलब होने लगी थी। वह हर दूसरे दिन मेरे कमरे में चला आता और रात भर अपनी मनमानियां करता। हम दोनों के इस संबंध को 6 महीने होने वाले थे। अमित का साथ पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। एक रात मुझे छत पर किसी के कूदने की आवाज आई तो मुझे लगा कि अमित आ गया है। मैंने खुद ही कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन जो आदमी अंदर आया उसे देखकर मेरी जान निकल गई। वह मेरा पड़ोसी मयूर था। यह एक 21 साल का लड़का था। उसको अपने सामने देखकर मेरी जान निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस समय वह यहाँ क्यों आया है। वह मुस्कुराकर कहने लगा कि वह भी अपने प्यार की खराज चाहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं अमित को अपनी मोहब्बत का खराज देती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा खून रंगों में ही जम गया था। वह बड़ी ही कमीनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कह रहा था कि उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वह हर रात अपने कमरे की खिड़की से दूरबीन लगाए मुझे और अमित को एक साथ मोहब्बत में गिरफ्तार देखता था और इसी वजह से उसको भी मेरे जिस्म से इश्क हो गया है। मयूर की बात सुनकर मेरी जान हवा हो गई थी। ना जाने कब से उसने हम दोनों पर नजर जमा रखी थी और आज मौका मिलते ही वह अमित की जगह मेरे कमरे में चला आया था। मैंने मयूर से कहा, अभी और इसी वक्त वापस चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मैंने तुम्हारी और अमित की बहुत सारी तस्वीर जमा कर रखी है, जिनमें तुम दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह गुम हो। इसलिए सोच समझकर शोर मचाना, वरना मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही 2-2 मर्द फंसाए हुए हैं, तो फिर तुम्हें क्या ऐतराज है। अपनी माँ के बारे में सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं सिर्फ 17 साल की थी और मयूर की धमकियों से बुरी तरह डर गई थी। यह सच था कि मोहब्बत के नाम पर मैंने अमित को अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन वह सब मैंने अपनी खुशी से किया था। मगर मयूर ने मुझे ब्लैकमेल करके मेरा जिस्म हासिल कर लिया था। वह कह रहा था कि वह मेरा आशिक हो चुका है और अब उसे भी मेरी तमन्ना होने लगी है। ना चाहते हुए भी मैं मयूर के बिस्तर की खुराक बन चुकी थी। सारी रात मेरे साथ गुजारकर सुबह होने से पहले वह चला गया। अगले दिन जब मेरी अमित से मुलाकात हुई तो मैंने उसे मयूर के बारे में बता दिया। मैंने उसे बताया कि उसके पास हम दोनों की तस्वीरें हैं, इसलिए मुझे उसके साथ वक्त गुजारना पड़ा। यह सुनकर अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे मुझसे कहीं ज्यादा अपनी तस्वीर की परवाह थी। वह कह रहा था कि उसके घर वाले बहुत ही इज्जतदार और शरीफ हैं और अगर यह बात खुल गई तो उसकी और उसके घर वालों की बहुत बदनामी होगी। अमित की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि उसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, जबकि अगर मेरी ऐसी कोई तस्वीर सामने आई तो उससे कहीं ज्यादा मैं बदनाम होती। अमित ने मुझे मयूर से बात करने के लिए कहा कि मैं किसी भी तरह से सारी तस्वीर हासिल करूं। अगली रात जब मयूर मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वह हमारी तस्वीर वापस कर दे, लेकिन वह कहने लगा वह तस्वीर उसके पास अमानत के तौर पर है और जब तक मैं खुशी खुशी उस पर अपना आप लुटाती रहूंगी वह उन तस्वीरों को अपने पास छुपा कर रखेगा। मजबूरन मुझे मयूर के साथ भी वक्त गुजारना पड़ा, लेकिन यह बात मैंने अमित से छुपा ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और उसका संबंध मयूर की वजह से खराब हो। मेरी जिंदगी में एक की बजाय 2-2 आशिक शामिल हो चुके थे। कभी अमित मेरे पास चला आता तो कभी मयूर। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं मजबूर थी। और फिर एक रात ऐसी आई
कि दोनों एक साथ ही मेरे कमरे में चले आए। मयूर पहले से ही मेरे कमरे में आया हुआ था और पीछे से अमित भी चला आया और जब उसने मयूर को मेरे साथ देखा तो उसका खून खौल उठा। इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मयूर ने अमित के सर पर गुलदान दे मारा। अमित का खून इस कदर बह गया कि वह मौके पर ही दम तोड़ गया और मयूर वहां से फरार हो गया। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। एक लंबा चौड़ा 20 साल का लड़का मेरे आगे दम तोड़ गया था। मैंने चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। मेरी माँ और बाबा भागते हुए ऊपर चले आए थे। अमित के कमरे के बीचों बीच मरा हुआ देखकर मेरी माँ की आंखें खुली रह गई थी। वह मुझसे पूछ रही थी, यह कौन है और यह सब क्या हुआ है। मैंने डर की मारे अपनी माँ को एक एक शब्द सच बता दिया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहने लगी, तू भी अपने बाप की तरह ही चरित्रहीन निकली। तेरा बाप भी हर रात एक नई औरत को घर लाता था और तूने भी यही हरकत की। इतनी सी उम्र में दो आशिक पाल लिए। तेरे बाप के इसी कारनामे की वजह से मैंने उससे तलाक लेकर दूसरी शादी की ताकि तुझे इज्जत के साथ पाल सकूं। लेकिन तूने साबित कर दिया कि तेरी रगों में भी उसी का गंदा खून दौड़ रहा है। माँ की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। आज पहली बार वह मेरे बाबा के बारे में बात कर रही थी और जिस सच से उन्होंने पर्दा उठाया था वह तो मेरे अनुमान में भी नहीं था। मेरे सौतेले बाप ने खुद ही फोन करके पुलिस को बुला लिया था। मुझे यहाँ बयान देने पर मजबूर किया था कि अमित चोरी के इरादे से मेरे कमरे में आया था और मैंने डर के मारे उसके सर पर गुलदान मार दिया था। अपने सौतेले बाप के कहने पर मैंने बयान तो दे दिया था, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन की तो एक के बाद एक सारा सच खुद ही खुलता चला गया और मयूर भी गिरफ्तार हो गया। सारे मोहल्ले के लोग जान गए कि मुझसे मिलने दो लड़के आया करते थे। मेरी माँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी और मैं तो अपने कमरे में ही बंद हो गई थी। लेकिन फिर अमित के घर वालों ने सारे मोहल्ले को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया और हमारे घर पर पथराव किया। वह लोग चाहते थे कि मुझ जैसी चरित्रहीन लड़की को मोहल्ले से निकाल दिया जाए। सिर्फ अमित के घर वाले ही नहीं बल्कि मयूर के घर वाले भी मेरे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि मैंने उनके जवान बेटे को अपनी अदाओं में फंसाकर उससे यह कत्ल करवाया है। हम पर मोहल्ले वालों का दबाव इस कदर बढ़ा कि मेरी माँ ने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया। वह कहने लगी, फसाद की जड़ तो तू है, तू ही यहाँ से जाएगी। मैं तेरी वजह से और बदनामी का सहरा अपने सर नहीं लूंगी। अगर मैं तुझे अपने साथ यहाँ से लेकर कहीं और चली भी जाऊँ तब भी तेरी रगों में दौड़ने वाला खून तुझे कभी भी पवित्र नहीं रहने देगा। मेरे सौतेले बाप ने माँ पर दबाव डाला था कि वह मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि अब मेरे सौतेले बाप को मुझसे नफरत हो गई थी। मेरी वजह से उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। शाम के अंधेरे में माँ ने मोहल्ले वालों के सामने मुझे घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया और मजबूरन मैं शहर की सड़कों पर आ गई। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने लोगों की बातों को अपने दिमाग में भरकर अपनी माँ का एक अलग चरित्र बना लिया और इसी वजह से मैं बाहर की दुनिया में मोहब्बत को तलाश कर रही थी। मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि मेरी माँ मेरे बाप से अलग क्यों हुई, लेकिन मुझे अपने सौतेले बाप से नफरत जरूर हो गई थी और मेरी यही गलती मेरे ऊपर भारी पड़ गई थी। मैं अपना सब कुछ गवा बैठी थी। ना ही मेरे पास इज्जत रही थी और ना ही मेरी माँ और मेरा घर। 2 दिन तक मैं सड़क किनारे भूखी बैठी रही थी और फिर उसके बाद मुझे होश आया कि मेरे साथ पेट लगा हुआ है जो और मेरा दुख नहीं झेल सकता और उसे खाने की जरूरत है। इस कदर कम उम्र में मुझे कोई काम तो मिलना नहीं था। मैंने भीख मांगने का इरादा किया और खाने की खातिर जब मैंने भीख मांगनी शुरू की तो इसी समाज के बहुत से इज्जतदार मर्दों ने मेरी कम उम्र जवानी को खरीदने की बात की और वहीं से मैं वैश्यावृत्ति जैसे घिनौने काम में शामिल हो गई थी। यह काम मैंने अपनी खुशी से शुरू नहीं किया था। मुझे भी रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी की जरूरत थी। हमारे समाज के मर्द मुझे कुछ घंटों के लिए खरीद तो सकते हैं, लेकिन मेरे सर पर इज्जत की चादर नहीं रख सकते। मेरी जिंदगी में 2 आशिक आए और दोनों ने मिलकर ही मुझे बर्बाद कर दिया। पूनम की आंखों में नमी उतर आई थी और मेरी आंखें भी उस नन्ही सी गुड़िया की कहानी सुनकर नम हो गई थी। उसे बर्बाद करने में कई लोगों के हाथ थे। सबसे पहले तो उसके ही सगे बाप का, जिसकी बुरी लत ने पूनम को बर्बाद कर दिया था, और फिर समाज के उन लोगों का जो बिना जरूरत दूसरों के मामलात में बात करते हैं।
और गलत राय बना लेते हैं। पूनम ने अपनी कमीज कांधे से सरकाकर मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आत्मा कांप उठी। उसका जिस्म तो पूरी तरह जख्मों से चूर था। मैंने पूनम के सर पर हाथ रखा और उसे अच्छे खासे पैसे दिए। वह एक किराए के छोटे से घर में कमरे में रहने लगी थी। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि अब वह इस काम को छोड़ दे, उसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। पूनम ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी इसी समाज का मर्द था, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास था कि मेरे घर में भी एक जवान बहन है, इसलिए मैं किसी दूसरे की बेटी पर गलत नजर नहीं डाल सकता। मैंने पूनम की कहानी को खबर बनाने का इरादा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अब वह इज्जत से जिंदगी गुजारे और कोई उसके गुजरे हुए कल से उसे ना पहचाने। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।